नमस्कार। आज हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जो हजारों साल पुरानी है। एक ऐसी भाषा की कहानी जिसे आज तो कोई नहीं बोलता, लेकिन जिसकी संतानें मतलब उससे निकली भाषाएं आज दुनिया भर में अरबों लोग बोलते हैं। कभी सोचा है क्या भाषा भी एक तरह का जीवाश्म हो सकती है? मतलब क्या हमारे आज के शब्द हमें उन पुरखों से जोड़ सकते हैं जिनके बारे में हम शायद कुछ भी नहीं जानते? हम बात कर रहे हैं प्रोटो इंडो यूरोपियन की, या जिसे आदिम हिंद यूरोपीय भाषा कह सकते हैं। ये वो भाषा है या शायद भाषाओं का समूह था जिससे संस्कृत, हिंदी, फारसी, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी जैसी सैकड़ों भाषाएं निकली हैं। एक तरह की परदादी भाषा। तो बड़ा सवाल यह है कि भाई ये खोई हुई भाषा कौन लोग बोलते थे, कहाँ रहते थे और कब? आज की हमारी चर्चा का मिशन यही है। हम भाषा विज्ञान और पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजी के सुरागों को जोड़कर इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे यूरेशिया के विशाल घास के मैदानों स्टेपीज से निकले लोगों ने शायद दुनिया को एक नया मोड़ दिया, और कैसे पहिए और घोड़े जैसे आविष्कारों में इतिहास की धारा ही बदल दी। तो चलिए इस गहरी खोज में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम एक ऐसी भाषा के बारे में जान कैसे सकते हैं जो लिखी भी नहीं गई और जिसे बोले हुए हजारों साल हो गए। मतलब ये कोई हवा में तीर चलाना तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक विज्ञान है जिसे ऐतिहासिक भाषा विज्ञान कहते हैं। इसकी तरकीब ये है कि भाषा विज्ञानी जो संबंधित भाषाएं हैं ना, उनके शब्दों की तुलना करते हैं। जैसे आपने कहा, संस्कृत का शतम, हिंदी का 100, फारसी का सद, लैटिन का केंटम, अंग्रेजी का 100, इन सब में कुछ मिलता जुलता है ना। हाँ, समानता तो दिखती है। 100, शतम, कैंटम, कुछ आवाजें मिलती हैं, लेकिन इससे मूल शब्द तक कैसे पहुंचते हैं? देखिए, भाषा वैज्ञानिक सिर्फ मिलते जुलते शब्द नहीं देखते, वो ये भी देखते हैं कि समय के साथ और अलग-अलग जगहों पर आवाजें कैसे नियमित रूप से बदलती हैं। इसके नियम है, जैसे एक मूल क ध्वनि कुछ भाषाओं में क ही रह गई, जैसे लैटिन कैंटम में, तो कुछ में वो श बन गई, जैसे संस्कृत शतम में, या कुछ में ह बन गई, जैसे अंग्रेजी 100 में, जो जर्मैनिक से आया है। इन नियमों का इस्तेमाल करके वो पीछे की तरफ काम करते हैं और उस संभावित मूल शब्द का पुनर्निर्माण करते हैं जिससे ये सभी शब्द निकले होंगे। जैसे 100 के लिए मूल शब्द का अंदाजा लगाया गया है कि वो शायद कैंटम जैसा कुछ रहा होगा। अरे वाह, कमाल है। तो ये जो पुनर्निर्मित शब्दावली है, ये सिर्फ शब्दों की एक लिस्ट नहीं है, ये हमें उन लोगों के बारे में और क्या बताती है? हाँ, ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये एक तरह की खिड़की है उनके जीवन में झांकने के लिए। ये हमें बताती है कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण था, उनके पारिवारिक रिश्ते कैसे थे। जैसे पैटर मतलब पिता, मैटर मतलब माता, ऐसे शब्द कई वंशज भाषाओं में आज भी मिलते हैं। उनके शायद देवता भी थे, जैसे आकाश के देवता के लिए डायस पैटर जैसा कोई नाम रहा होगा, जो हमें ग्रीक ज़्यूस और रोमन जुपिटर में दिखता है। और वे किस तरह की तकनीक या चीजें इस्तेमाल करते थे? एक अच्छा उदाहरण है पहिए का। पहिए के लिए जो पुनर्निर्मित शब्द है क्वेक्वोलस, वो ऐसा लगता है कि एक क्रिया क्वेल, जिसका मतलब है घूमना या चक्कर लगाना, से बना है। अच्छा, मतलब उन्होंने शायद पहिए के लिए अपना शब्द खुद गढ़ा, किसी से उधार नहीं लिया। हाँ, इससे यही अंदाजा लगता है। ये दिखाता है कि पहिया उनकी अपनी दुनिया का, उनकी अपनी सोच का एक अहम हिस्सा रहा होगा। ये उनकी तकनीक थी। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज है। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? किसने सबसे पहले इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ा था? इसका श्रेय अक्सर सर विलियम जोन्स को दिया जाता है। वो 1786 में कलकत्ता में ब्रिटिश जज थे और वो संस्कृत सीख रहे थे। उन्होंने देखा कि संस्कृत की बनावट, उसके शब्द ग्रीक और लैटिन से इतने ज्यादा मिलते जुलते हैं कि ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने ही ये विचार सामने रखा कि सभी भाषाएं किसी एक साझा स्रोत, एक ही माँ से निकली होंगी। यहीं से आप कह सकते हैं इस पूरे इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की खोज की नींव पड़ी। लेकिन इस खोज के साथ एक विवादास्पद पहलू भी जुड़ा है ना, खासकर वो आर्यन शब्द को लेकर। हाँ, और ये बताना बहुत ज़रूरी है, ये एक दुखद पहलू है। 19वीं और 20वीं सदी में इस भाषाई खोज का मतलब भाषा विज्ञान का बहुत गलत इस्तेमाल हुआ। उसका राजनीतिकरण हो गया। आर्यन शब्द, जो असल में प्राचीन ईरानी ग्रंथों जैसे अवेस्ता और भारतीय ग्रंथ जैसे ऋग्वेद में,
उन ग्रंथों को रचने वाले या उनसे जुड़े लोगों के लिए एक आत्म पहचान का शब्द था, उसको गलत तरीके से एक नस्ल या रेस से जोड़ दिया गया। और इस गलत व्याख्या का इस्तेमाल नस्लीय श्रेष्ठता के बहुत ही खतरनाक और पूरी तरह से अवैज्ञानिक विचारों को बढ़ावा देने के लिए किया गया, जिसके भयानक नतीजे हमने नाजी जर्मनी और होलोकॉस्ट में देखे। ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि भाषा और नस्ल दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। एक भाषा बोलने वाले लोग आनुवांशिक रूप से बहुत अलग अलग हो सकते हैं। ऋग्वेद में भी आर्य शब्द एक भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान वाले लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है, न कि किसी नस्लीय समूह के लिए। हाँ, ये स्पष्ट करना वाकई बहुत जरूरी था। शुक्रिया। तो अगर हम इस राजनीति को अलग रखें और सिर्फ भाषा के पुनर्निर्मित सुरागों पर ध्यान दें, तो उस समाज की कैसी तस्वीर उभरती है? वे लोग किस तरह का जीवन जीते थे? क्या पता चलता है शब्दों से? शब्दों से पता चलता है कि वे शायद किसान और पशुपालक दोनों थे। उनके पास गाय, गाउस, बैल, भेड़, H3 ओविस, सुअर, सुहस के लिए शब्द थे। लगता है जानवर उनके जीवन का अहम हिस्सा थे। वे दूध, मिल्क के लिए शब्द जानते थे, तो शायद दूध पीते थे, दही या घी भी बनाते हों। ऊन के लिए शब्द है, तो लगता है कि वे ऊन काटते और बुनते थे, शायद कपड़े या नमदे जैसा कुछ बनाते थे। हल, H2 एर्थ्रीट्रोम और जुए, युग के लिए भी शब्द पुनर्निर्मित किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि वे खेती करते थे, शायद बैलों से हल खिंचवाते थे, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। और हाँ, उनकी संपत्ति की जो अवधारणा थी, उसमें पशुधन, पेकू का बड़ा महत्व था। इसी शब्द से अंग्रेजी का पेक्यूनियरी यानी आर्थिक और हिंदी का पशु भी जुड़ा है। तो पशु उनके लिए धन थे। अच्छा, ये तो हुई भाषा की बात। अब उन दो बड़े तकनीकी बदलावों पर आते हैं जिन्होंने शायद इन प्राचीन समाजों और भाषा के फैलाव को बहुत तेजी दी। पहला है पहिया। इसके शुरुआती निशान कहाँ मिलते हैं हमें? पहिए वाली गाड़ी का जो सबसे पुराना माना जाने वाला चित्र है, वो दक्षिणी पोलैंड में एक जगह है, ब्रोनोसी से। वहां एक मिट्टी के बर्तन पर मिला है। ये करीब 3500 ईसा पूर्व का है और इस पर एक 4 पहियों वाली गाड़ी बनी है। हंगरी में भी इसी समय के मिट्टी की गाड़ियों के मॉडल मिले हैं। तो ये शुरुआती सबूत हैं कि पहिए का आइडिया यूरोप में फैल रहा था। और असली गाड़ियों के सबूत? चित्र या मॉडल नहीं, असली गाड़ियां? हाँ, असली गाड़ियों के अवशेष हमें मिलते हैं पूरब की ओर, यूरेशिया के घास के मैदानों में, स्टेपीज में, मतलब आज का दक्षिणी रूस और यूक्रेन का इलाका। जी। लगभग 3300 से 3000 ईसा पूर्व की कब्रों में, जिन्हें कुर्गान कहते हैं, ये मिट्टी के बड़े टीले होते थे कब्रों के ऊपर, उनमें असली गाड़ियों के लकड़ी के पहिए मिले हैं। ये पहिए अक्सर लकड़ी के 2 या 3 तख्तों को जोड़कर बनाए जाते थे, भारी और ठोस होते थे। मतलब ये तेज दौड़ने वाले रथ नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारी सामान ढोने वाली बैलगाड़ी जैसी गाड़ियां थीं। आपने पहले कहा था कि ये सिर्फ सामान ढोने के लिए नहीं थे, बल्कि चलते फिरते घर जैसे थे। जी। इसका क्या मतलब हुआ और इसका असर क्या पड़ा होगा उनके जीवन पर? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो पशुपालक थे, वो सिर्फ नदी घाटियों तक सीमित नहीं रहे, जहां पानी और चारागाह आसानी से मिलता था। इन गाड़ियों पर वे अपना तंबू, पानी और बाकी जरूरी सामान लाद कर अपने झुंडों के साथ घास के खुले सूखे मैदानों में, स्टेपीज में दूर तक जा सकते थे और वहीं रह सकते थे। इसने स्टेपीज के विशाल इलाकों को इंसानी इस्तेमाल के लिए, मतलब पशु चराने के लिए, खोल दिया। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक क्रांति थी उस समय की। पशुपालन का पैमाना बढ़ गया, ज्यादा पशु रखना संभव हो गया। तो ये सिर्फ परिवहन नहीं था, ये एक नई जीवन शैली की शुरुआत थी, ज्यादा गतिशील जीवन शैली। ओके। और दूसरा बड़ा आविष्कार था घोड़े की सवारी। इसका पता कैसे चला कि लोगों ने घोड़ों पर सवारी कब शुरू की? क्योंकि घोड़े तो शायद पहले से पालतू थे ही, है ना, मांस या दूध के लिए। हाँ, बिल्कुल। घोड़े शायद पहले मांस या दूध के लिए पाले जाते थे। सवारी कब शुरू हुई, इसका सीधा पुरातात्विक सबूत मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोचिए, शुरू में लगाम शायद चमड़े या रस्सी की होती होगी, वो तो गल जाती है, हड्डियों पर निशान नहीं छोड़ती। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक काम आई, घोड़ों के दांतों का अध्ययन। दांतों से सवारी का पता लगाना, ये कैसे संभव है? सुनने में अजीब लगता है। हाँ, है तो दिलचस्प। देखिए, शोधकर्ताओं ने क्या किया, उन्होंने आज के घोड़ों पर अलग अलग तरह की लगामों का इस्तेमाल किया, चमड़े की, रस्सी की, हड्डी की
और धातु की बनी हुई बिट जो घोड़े के मुंह में डाली जाती है ना, वो उन्होंने एक्सरे वीडियो वगैरह से देखा कि ये बिट दांतों पर कहाँ और कैसे निशान छोड़ती है। उन्होंने पाया कि जो धातु या हड्डी की बिट होती है वो घोड़े के निचले जबड़े के दूसरे प्रीमोलर दांत पर, जिसे P2 कहते हैं, उसके अगले किनारे पर एक खास तरह की घिसावट पैदा करती है। एक तरह का बेवल बन जाता है जो 3 मिलीमीटर या उससे ज्यादा गहरा हो सकता है। अच्छा, तो क्या ऐसे निशान प्राचीन घोड़ों के दांतों में मिले हैं? हाँ, यही बात आती है। कजाकिस्तान में एक साइट है बोताई नाम की। ये लगभग 3700 से 3500 ईसा पूर्व की है। वहां से मिले घोड़ों के कुछ दांतों में ठीक इसी तरह की घिसावट मिली है। हालांकि इस पर अभी भी कुछ बहस है, पूरी तरह से सब सहमत नहीं है, लेकिन कई विशेषज्ञ इसे घोड़े की सवारी का अब तक का सबसे पुराना पुख्ता सबूत मानते हैं। तो अगर ये सही है तो घोड़े की सवारी ने क्या बदल दिया? पहिए वाली गाड़ी ने पहुंच तो बढ़ाई थी, पर वो धीमी थी। घोड़े की सवारी ने गति मतलब स्पीड और दूरी मतलब रेंज की परिभाषा ही बदल दी। आप सोचिए, अब आप घंटों में वो दूरी तय कर सकते हैं जो पैदल या बैलगाड़ी से शायद दिनों में होती। इससे लंबी दूरी की यात्रा, व्यापार, संदेश भेजना सब कुछ बहुत तेज हो गया। और हाँ, इसका एक और पहलू भी था, युद्ध और छापे मारना, रेडिंग। घोड़े पर सवार योद्धा अचानक कहीं भी पहुंच सकते थे, हमला कर सकते थे। तो घोड़ा सिर्फ परिवहन नहीं रहा, वो शक्ति का, प्रतिष्ठा का और सैन्य ताकत का प्रतीक बन गया। इसने समाजों के बीच शक्ति संतुलन को जरूर बदला होगा। तो भाषा के सुराग हैं हमारे पास, पशुपालन, पहिया, घोड़ा, और पुरातत्व के सबूत हैं कुर्गान, गाड़ियां, दांतों की घिसावट। ये सब मिलकर हमें किस नतीजे पर पहुंचाते हैं? ये प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले लोग आखिर रहते कहाँ थे? इनका घर कहाँ था? इन सभी सबूतों को जब मिलाकर देखा जाता है तो जो सबसे ज्यादा मानी जाने वाली परिकल्पना है उसे स्टेपी परिकल्पना या स्टेपी हाइपोथेसिस कहते हैं। इसके अनुसार प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा का जो मूल घर था, जो मातृभूमि थी, वो काला सागर और कैस्पियन सागर के उत्तर में स्थित विशाल घास के मैदानों में थी, पोंटिक कैस्पियन स्टेपीज। और समय शायद मोटे तौर पर 4500 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व के बीच का रहा होगा। अच्छा, तो स्टेपीज, उस इलाके में इस भाषा के उभरने से पहले क्या हो रहा था? क्या वहां कोई नहीं रहता था? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले वहां ज्यादातर शिकारी संग्राहक रहते थे, हंटर गैदरर्स, खासकर नदी घाटियों के पास। फिर लगभग 5200 ईसा पूर्व के बाद पश्चिम से शायद बाल्कन या पूर्वी यूरोप की तरफ से पालतू जानवर पहुंचे, गाय, भेड़। वहां की जो स्थानीय संस्कृतियां थीं, जैसे बग डिनिश्चर संस्कृति, उन्होंने धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपनाना शुरू किया, लेकिन वे अभी भी शिकार और मछली पकड़ने पर काफी निर्भर थे। जीवन काफी हद तक एक जगह टिका हुआ था। फिर बड़ा बदलाव कब और कैसे आया इन स्टेपीज में? असली बदलाव दिखता है तांबे के युग में, कॉपर एज में, लगभग 4600 ईसा पूर्व के बाद। वोल्गा नदी के पास ख्वालिन्स की जैसी जगहों पर हमें ज्यादा जटिल समाज के सबूत मिलते हैं। कब्रिस्तानों में तांबे की चीजें मिलती हैं जो शायद दूर से व्यापार होकर आई थीं। और खास बात यह है कि कब्रों में जानवरों की बलि दी जाने लगी, भेड़, गाय और घोड़ों की भी। ये दिखाता है कि पशुधन अब सिर्फ खाने का सामान नहीं था, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा का, धन का और धार्मिक कर्मकांड का हिस्सा बन गया था। कुछ कब्रें ज्यादा अमीर है, कुछ साधारण है, जिससे ये भी पता चलता है कि समाज में शायद ऊंच नीच या असमानता आने लगी थी। और फिर तस्वीर बदलती है यामनाया संस्कृति के साथ। इनका नाम इस कहानी में बार बार आता है। ये कौन थे? हाँ बिल्कुल, लगभग 3300 ईसा पूर्व के आसपास एक बड़ा सांस्कृतिक और शायद आबादी का भी बदलाव आता है, जिसे यामनाया संस्कृति कहते हैं। इनकी खास पहचान है कुर्गान, वो मिट्टी के टीले वाले कब्रिस्तान जिनके नीचे गड्ढे वाली कब्रें, यामनाया का मतलब ही गड्ढा है, होती थीं। इन कब्रों में शवों को अक्सर घुटने मोड़कर लिटाया जाता था, उन पर लाल गेरू, औकर छिड़का जाता था, और कई कब्रों में पहियों वाली गाड़ियों के असली अवशेष या कम से कम उनके निशान जरूर मिलते हैं। तो ये यामनाया संस्कृति इतनी तेजी से पूरे स्टेपीज में कैसे फैल गई? क्या ये सिर्फ उनकी
सैनिक ताकत थी? बड़े पशु झुंडों को लेकर स्टेपीज के अंदरूनी सूखे हिस्सों तक जा सकते थे, जहां पहले गुजारा करना मुश्किल था। लेकिन ये सिर्फ एक संस्कृति का फैलाव नहीं था, ये शायद एक ज्यादा सफल आर्थिक और सामाजिक मॉडल का फैलाव था। और माना जाता है कि इसी फैलाव के साथ प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा की अलग-अलग बोलियां भी फैलीं, जिनसे बाद में यूरोप की कई प्रमुख भाषाएं विकसित हुईं, जैसे जर्मनिक, जिससे अंग्रेजी जर्मन निकली, सेल्टिक, स्लाविक, रूसी, पोलिश, इटैलिक, लैटिन और फिर फ्रेंच, स्पेनिश, ग्रीक, अल्बेनियन, आर्मेनियन, ये सब शायद इसी यामन्या फैलाव से जुड़ी हैं। लेकिन ये फैलाव हुआ कैसे होगा? क्या ये हमेशा लड़ाई झगड़े और आक्रमण से ही हुआ या कोई और तरीका भी हो सकता है? ये एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब शायद मिला जुला है। जरूरी नहीं कि ये हमेशा सीधी लड़ाई से ही हुआ हो। कुछ विशेषज्ञ इसे एक तरह की, आप कह सकते हैं, फ्रेंचाइजिंग प्रक्रिया जैसा देखते हैं। सोचिए, यामनाया समाज के सरदार शायद ज्यादा अमीर और शक्तिशाली थे, उनके पास बड़े पशु झुंड थे, वे ज्यादा संगठित थे और उनके कुछ सामाजिक रीति रिवाज जैसे मेहमान नवाजी के नियम या शपथ लेकर किए गए समझौते या सार्वजनिक भोज का आयोजन, ये सब शायद आसपास के दूसरे समूहों को आकर्षक लगते थे। तो हो सकता है कि जो स्थानीय समूह थे, उन्होंने इन शक्तिशाली सरदारों के साथ जुड़ने में, उनके रीति रिवाजों और उनकी भाषा को अपनाने में अपना फायदा देखा हो। इससे उन्हें शायद सुरक्षा मिलती होगी, व्यापार के नए मौके मिलते होंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा भी। भाषा अक्सर शक्ति, प्रतिष्ठा और नए अवसरों के साथ फैलती है। ये दिलचस्प नजरिया है। मतलब हमेशा तलवार के जोर पर नहीं। ओके। अब तक हमने पश्चिम की ओर यामानया संस्कृति और भाषा के फैलाव की बात की, जिससे यूरोप की भाषाएं निकली। लेकिन कहानी का एक सिरा पूरब की ओर भी जाता है ना? वहां क्या हो रहा था? हाँ, बिल्कुल। पश्चिम में यामनाया मॉडल फैल रहा था, लेकिन लगभग 2100 ईसा पूर्व यूराल पहाड़ों के ठीक पूरब में एक अलग और बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृति उभर रही थी, सिंताष्ठा संस्कृति। इनकी बस्तियां काफी बड़ी और किलेबंद थीं, मिट्टी की दीवारों और खाइयों से घिरी हुई। वे धातु के काम में, खासकर कांसे के उत्पादन में बहुत माहिर थे, हथियार और औजार बनाते थे। और सबसे क्रांतिकारी चीज, यही हमें दुनिया के सबसे पुराने असली रथों के पुख्ता सबूत मिलते हैं। रथ? तो ये पहले वाले भारी भरकम यामानया गाड़ियों से एकदम अलग थे? बिल्कुल, एकदम अलग। ये रथ बहुत हल्के थे, सिर्फ 2 पहियों वाले। पहियों में तीलियां लगी होती थीं ताकि वजन कम हो, और इन्हें 2 घोड़ों द्वारा बहुत तेजी से खींचा जाता था। ये साफ तौर पर युद्ध के लिए डिजाइन किए गए लगते हैं। सिंताष्ठा कब्रों में हमें योद्धाओं के साथ उनके रथ दफन मिलते हैं, उनके हथियार मिलते हैं, भाले के सिर, खंजर, तीर कमान और साथ में बलि दिए गए घोड़ों के अवशेष भी मिलते हैं। ये समाज काफी योद्धा किस्म का लगता है, जहां शायद आपस में प्रतिस्पर्धा और शक्ति प्रदर्शन का बोलबाला था। उनकी बस्तियों की किलेबंदी भी शायद इसी असुरक्षा या प्रतिस्पर्धा की ओर इशारा करती है। और इसी सिंताष्ठा संस्कृति का भारतीय इतिहास और संस्कृति से एक गहरा और दिलचस्प जुड़ाव बताया जाता है, खासकर ऋग्वेद से। हाँ, बिल्कुल सही। सिंताष्ठा संस्कृति के जो अंतिम संस्कार के रीति रिवाज हैं, उनमें से कुछ ऋग्वेद के कुछ सबसे पुराने भजनों में जो रस्में बताई गई हैं, उनसे आश्चर्यजनक रूप से मिलते जुलते हैं। जैसे घोड़ों की बलि देना, बलि दिए गए जानवर के शरीर के अंगों को एक खास तरतीब से कब्र में रखना, कब्र के ऊपर शायद किसी तरह के सार्वजनिक भोज या अनुष्ठान का आयोजन करना, ये समानताएं काफी विशिष्ट हैं। इसी वजह से कई विद्वान मानते हैं कि सिंताष्ठा संस्कृति शायद उन लोगों से जुड़ी है जो अविभाजित प्रोटो इंडो ईरानी भाषा बोलते थे। प्रोटो इंडो ईरानी, ये कौन सी भाषा हुई? ये प्रोटो इंडो यूरोपियन की ही एक पूर्वी शाखा मानी जाती है, मतलब यामनाया से थोड़ा बाद में और पूरब की तरफ। इसी प्रोटो इंडो ईरानी भाषा से आगे चलकर 2 बड़ी भाषा परिवार निकले। एक ईरानी भाषाएं, जैसे प्राचीन अवेस्टन, जिसमें पारसी धर्म के ग्रंथ लिखे गए, और बाद में फारसी। और दूसरी इंडो आर्यन या पुरानी इंडिक भाषाएं, जैसे वैदिक संस्कृत, जिसमें ऋग्वेद लिखा गया और जिससे बाद में हिंदी, मराठी, बंगाली जैसी उत्तर भारतीय भाषाएं निकलीं। और ऐतिहासिक रूप से आर्यन, संस्कृत में आर्य शब्द इन्हीं इंडो ईरानी भाषा बोलने वाले समूहों के लिए आत्म पहचान के तौर पर इस्तेमाल होता था।
जैसा कि उनके अपने प्राचीन ग्रंथों ऋग्वेद और अविस्ता में मिलता है। और फिर से वही बात, ये एक भाषाई और सांस्कृतिक पहचान थी, नस्लीय नहीं। समझ गया। तो सिंताष्टा के बाद क्या हुआ? ये इंडो ईरानी बोलने वाले लोग कहाँ गए? क्या वे सीधे भारत आ गए? नहीं, सीधे नहीं। सिंताष्टा के बाद उनकी संस्कृति और शायद लोग भी दक्षिण की ओर फैले। इस पूरे बड़े इलाके को एंड्रो नोवो सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जाता है। इस फैलाव के दौरान वे मध्य एशिया की पहले से मौजूद शहरी सभ्यताओं के संपर्क में आए। इस सभ्यता को बैक्ट्रिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स BMAC कहते हैं। ये आज के तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और उत्तरी अफगानिस्तान के इलाकों में थीं। ये शहरी लोग थे, किसान थे, किलेबंद बस्तियों में रहते थे और उनकी अपनी काफी विकसित संस्कृति थी। तो इन स्टेपी के घुमंतू पशुपालकों और मध्य एशिया के इन शहरी लोगों के बीच संपर्क का क्या नतीजा निकला? टकराव हुआ या मिलमिलाप? शायद दोनों हुए होंगे। ये संपर्क जरूर बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। भाषाओं का, विचारों का, तकनीकों का और शायद धार्मिक विश्वासों का भी आदान प्रदान हुआ होगा। कुछ विद्वान मानते हैं कि शायद सोम, जो ईरानी में होम कहलाता है, जैसा पवित्र पेय या इंद्र जैसे देवता का महत्व इसी संपर्क के दौरान इंडो ईरानी परंपरा में बढ़ा हो, या हो सकता है उन्होंने स्थानीय परंपराओं से कुछ तत्व अपनाए हों। ये एक जटिल सांस्कृतिक लेन देन का दौर था। और फिर इस रास्ते से वे भारत की ओर बढ़े। ऐसा लगता है कि इसी मध्य एशियाई क्षेत्र से, जिसे BMAC कहते हैं, इंडो ईरानी भाषा बोलने वाले समूह अलग अलग दिशाओं में फैले। एक शाखा पश्चिम की ओर ईरान के पठार पर गई, जहां ईरानी भाषाएं विकसित हुईं। दूसरी शाखा और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ी। इसका एक बहुत दिलचस्प सबूत हमें लगभग 1500-1350 ईसा पूर्व उत्तरी सीरिया के मितानी साम्राज्य से मिलता है। वहाँ के हुरियान भाषा बोलने वाले शासकों के कुछ नाम, जैसे तुशरत, और उनके संधि पत्रों में पूजे जाने वाले देवताओं के नाम इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, ये पुरानी इंडिक यानी वैदिक संस्कृत जैसे लगते हैं। ये दिखाता है कि इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले समूह उस समय तक मध्य एशिया से निकलकर पश्चिम एशिया तक पहुंच चुके थे और अंततः शायद एक या कई लहरों में वे भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में भी पहुंचे, जहां वैदिक संस्कृत और फिर ऋग्वेद का विकास हुआ। तो संक्षिप्त में देखें तो हमने एक तरह से भाषाई और पुरातात्विक जासूसी की है। भाषा विज्ञान के बिखरे हुए शब्दों को जोड़ा, आर्कियोलॉजी की खुदाई से मिले पहियों, हड्डियों और कब्रों के निशान पड़े और हजारों साल पहले बोली जाने वाली एक गुमशुदा भाषा और उसके बोलने वालों की एक धुंधली ही सही पर एक तस्वीर बनाने की कोशिश की। बिल्कुल। ये कहानी हमें पॉन्टिक कैस्पियन स्टेपीज ले गई, जिसे इन भाषाओं का संभावित घर माना जाता है। हमने देखा कि कैसे पहिए और घोड़े जैसे आविष्कारों ने सिर्फ यात्रा नहीं बदली, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था, समाज और शायद दुनिया देखने का नजरिया भी बदल दिया। यामनाया संस्कृति के फैलाव ने इस जीवन शैली और भाषा की शुरुआती बोलियों को पश्चिम की ओर यूरोप की दिशा में फैलाया, और इसने यूरोप के भाषाई और आनुवंशिक मतलब जेनेटिक नक्शे को भी गहराई से प्रभावित किया। और पूरब की ओर कहानी थोड़ी अलग थी। सिंताष्टा संस्कृति ने युद्ध के लिए रथों का आविष्कार किया, जो शक्ति और प्रतिष्ठा का नया प्रतीक बने। यहीं से शायद इंडो ईरानी भाषाओं की अलग शाखा की कहानी शुरू हुई, जो आगे चल के ईरान और आखिरकार भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंची और ऋग्वेद जैसी महान रचनाओं की नींव रखी। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि ये कहानी कोई सीधी लकीर नहीं है। ये बहुत जटिल है। इसमें प्रवासन की लहरें थीं, स्थानीय लोगों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान था, तकनीकी बदलाव थे और शायद संघर्ष भी था। ये सिर्फ आक्रमण या विजय की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल और लंबी प्रक्रिया है, जिसने यूरोप और एशिया के एक बड़े हिस्से की भाषाओं, संस्कृतियों और यहाँ तक के लोगों की आनुवंशिकी को भी हजारों सालों के लिए आकार दिया है। आज की ये खोज वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हमारे अपने रोजमर्रा के शब्द, हमारी कहानियां, हमारे कुछ रीति रिवाज, क्या इनमें भी उन कांसी युगीन पुरखों की कोई गूंज छिपी है जिनसे हम हजारों साल और हजारों मील दूर हैं? ये इतिहास हमारी जुबान पर, हमारी संस्कृति में कितना गहरा समाया हुआ है, शायद हम इस पर रोज ध्यान भी नहीं देते। इस पर विचार कीजिएगा और हाँ, हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। क्या ये आपके लिए उपयोगी थी? क्या इस तरह की गहरी चर्चा आपको पसंद आई? और हम अपनी इस बातचीत को आपके लिए और बेहतर कैसे बना सकते हैं?
आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने के लिए। अलविदा।